आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या ताइवान को चारों तरफ से घेर कर इस समय खड़ी हुई चीन की सेनाएं कोई बहुत बड़ा युद्ध शुरू करने वाली हैं? क्या चीन और ताइवान के बीच एक युद्ध की शुरुआत होने वाली है? क्या चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है? पिछले 2 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध अभ्यास शुरू किया है जिसे पनिशमेंट मिलिट्री ड्रिल कहा जाता है। कोई भी देश यह युद्ध अभ्यास तब करता है जब वो अपने दुश्मन देश को सख्त सजा देना चाहता है और उसे बताना चाहता है कि वो उसे मिनटों में मिटा सकता है। और चीन भी इस युद्ध अभ्यास से ताइवान को एक तरह की सजा भी दे रहा है, चुनौती भी दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। और सजा इस बात की दी जा रही है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति ने अपने देश को एक संप्रभु और स्वतंत्र देश बताया है और चीन अब ताइवान को इसी बात की सजा देना चाहता है कि आपने अपनी आजादी की बात की कैसे। और इसके लिए चीन की तीनों सेनाएं यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना ताइवान को चारों तरफ से घेर कर इस समय खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रही हैं और चीन ताइवान को घुटनों पर लाने की बात कह रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक नक्शा जारी करके यह बताया है कि इस समय उसकी तीनों सेनाएं दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर में 2 दिन का एक खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रही हैं। और ये वो 5 स्थान हैं जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां ताइवान को चारों तरफ से घेर कर ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं ये चीन है। आपको समझ में आ रहा होगा ये छोटा सा जो देश है, आइलैंड, द्वीप, ये ताइवान है। और देखिए चीन ने कहां कहां से ताइवान को इस समय घेर लिया है। एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, चौथी लोकेशन और 5वीं लोकेशन। 5 फ्रंट पर चारों तरफ से ताइवान को चीन ने इस समय घेरा हुआ है। और समुद्र के अलावा चीन की सेनाएं जमीन और आकाश से भी ताइवान को घेर कर खड़ी हुई हैं और उसके सैनिक ताइवान के आसपास के द्वीपों में भी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और इन द्वीपों को आप इस नक्शे पर बहुत आसानी से भी देख पाएंगे। ये देखिए ये चीन की थल सेना कहां पर इस समय तैनात है। ये 1, 2, 3 और 4 वो लोकेशंस हैं जहां पर अलग अलग द्वीपों पर चीन ने अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है। तो जमीन पर भी चीन है, पानी में भी चीन है, वहां की सेनाएं हैं और हवा में भी चीन की वायुसेना इस समय ताइवान को घेरे हुए है। तो पिछले 5 वर्षों में 30 से ज्यादा बार ऐसा हुआ है जब चीन ने ताइवान की सीमा पर युद्ध अभ्यास करके उसे डराने और धमकाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार चीन सिर्फ डरा नहीं रहा बल्कि वो खुलेआम ताइवान पर हमला करने की बात कह रहा है। तो ये स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ताइवान चारों तरफ से घिर चुका है। अब दक्षिण चीन सागर नीचे आपको दिख रहा है और देखिए अगर आप देखेंगे पूरा तो यहां से आपको दिखाई देगा कि ताइवान को कितने खतरनाक ढंग से इस समय पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और चारों तरफ समुद्र है, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर। और समुद्र के बीच में अब ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। और चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि ताइवान चीन का था और हमेशा रहेगा और कोई भी ताकत चीन को ताइवान से मिलाने से रोक नहीं पाएगी। कोई भी ताइवान को चीन से छीन नहीं सकता। अब चीन के इस आक्रोश का कारण यह है कि वो ताइवान में एक ऐसे नेता को वहां का राष्ट्रपति बनाना चाहता है जो चीन की कठपुतली बनकर रहे। लेकिन ताइवान के लोगों ने अपनी चुप्पी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और एक ऐसे उम्मीदवार को चुपचाप चुनावों में जिता दिया जिसे चीन की सरकार काफी समय से अलगाववादी कह रही थी। यानी जिस नेता को चीन चाहता नहीं था कि यह ताइवान का राष्ट्रपति बने, वही नेता राष्ट्रपति बन गया। और इस नेता का नाम है लाई तेंगते, जो पहले ताइवान के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। लेकिन इसी हफ्ते उन्होंने ताइवान के नए राष्ट्रपति की शपथ ली और अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने
ये बयान दे दिया कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है जो अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, रक्षा के लिए सक्षम है और वो अपनी आजादी को लेकर किसी से भी कोई समझौता नहीं करेगा। अब देखिए, थोड़ा सा इस पूरी स्थिति को समझिए। चीन का कुल क्षेत्रफल 95,96,000 वर्ग किलोमीटर है और इतने क्षेत्रफल में ताइवान जैसे 266 देश बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन जमीन का इतना भूखा है कि वो दुनिया के सबसे छोटे देशों में आने वाले ताइवान पर कब्जा करके उसे मेनलैंड चाइना में मिलाने का लंबे समय से प्रयास कर रहा है। और इस बार तो अनुमान है कि उसने अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिए हैं। लेकिन ताइवान ने भी कहा है कि चीन उसे कमजोर समझने की भूल न करे। अगर चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है तो ताइवान के पास भी 2,25,000 सैनिकों की फौज है। अब देखिए दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने कहां ठहरती हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, जबकि ताइवान के पास दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है, ताइवान के पास 286 लड़ाकू विमान है। चीन के पास 913 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, ताइवान के पास 236 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 5,000 टैंक और तोप है, ताइवान के पास 1,000 से ज्यादा टैंक्स और तोप हैं। चीन के पास 61 सबमरीन और युद्धपोत हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन्स और युद्धपोत हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ताइवान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और चीन के पास 5 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 23 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। और इसीलिए ताइवान के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि उनका देश किसी भी हमले को चुपचाप नहीं सहेगा। और आज ही ताइवान ने अपने सैन्य ताकत का एक नया वीडियो जारी करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि ताइवान को चीन कमजोर समझने की भूल ना करे। अब देखिए, ताइवान से सीखने वाली बात क्या है। ताइवान एक छोटा सा देश है, 2.5 करोड़ की आबादी है मुश्किल से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है आबादी के हिसाब से। अब भारत और चीन के बीच में हालांकि कंपटीशन है। चीन की आबादी जो है वो 141 करोड़ है। चीन इतना बड़ा विशाल देश और ताइवान उसके सामने छोटा सा देश, लेकिन तब भी ताइवान झुकने के लिए तैयार नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए वो चीन जैसे बड़े देश के साथ भी आज भी टकराने के लिए खुशी खुशी तैयार है। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं सुरक्षा की भावना, इसे कहते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना, जो आपको ताइवान जैसे छोटे से देश से समझनी चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया दोनों की जो सेनाएं हैं, एक दूसरे के सामने अगर उनको आप उनकी तुलना करें तो ताइवान की सेना कहीं भी चीन के सामने टिकती नहीं है। चीन की दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और ताइवान दुनिया की 23वें नंबर की सबसे बड़ी सेना है। और फिर भी ताइवान अपनी आजादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अब आप ये देखिए कि चीन ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा क्यों मानता है, क्यों बताता है। तो थोड़ा सा आप इस विवाद पर भी जाइए। ताइवान 17वीं सदी से ही दमन और उत्पीड़न झेलता आ रहा है। वर्ष 1894 और 95 में जब पहला चीन और जापान युद्ध हुआ, चीन और जापान के बीच युद्ध हुआ, तब ताइवान को जापान ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, यानी ताइवान जापान का हिस्सा बन गया था। वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध तक यह हिस्सा जापान के नियंत्रण में ही रहा, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के बाद ताइवान की कहानी में एक नया मोड़ आया। उस समय चीन में नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी और चीन के सुप्रीम नेता थे चांग काई शेक। और चांग काई शेक चीन में चल रहे गृह युद्ध से काफी आशंकित थे, जिसके बाद वर्ष 1948 में वो चीन से भागकर ताइवान चले गए और ताइवान में उन्होंने अपनी नई सरकार बनाई। इसके बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया और माओ त्से तुंग चीन के सुप्रीम लीडर बने। और तभी से चीन ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा बताता है और कहता है कि एक न एक दिन ताइवान चीन के नक्शे में मिल ही जाएगा। इस संघर्ष का एक और कारण है ताइवान की भौगोलिक स्थिति। ताइवान चीन के पूर्वी सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जहां से चीन के पूर्वी समुद्री तट की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है।
चीन इस इलाके में किसी भी देश की आवाजाही पर ऐतराज करता है क्योंकि वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, अपना कब्जा मानता है। जबकि अमेरिका और जापान जैसे देशों का कहना है कि चीन दक्षिण चीन सागर में किसी और को आने जाने से रोक नहीं सकता। इसके अलावा ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के पूर्वी छोर पर बसा हुआ है, जहां से चीन पर सबसे ज्यादा करीब से नजर रखी जा सकती है। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन इस इलाके के सभी छोटे छोटे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करता रहता है और दक्षिण चीन सागर में कब्जे के लिए उसने नकली द्वीप तक बनाकर रखे हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह इस समय का दुनिया का तीसरा बड़ा युद्ध होगा। और तीसरा युद्ध मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला युद्ध फरवरी 2022 से ही यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है। दूसरा युद्ध सितंबर 2023 से इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। और अब युद्ध का तीसरा फ्लैश पॉइंट ताइवान बन सकता है। और अगर यह युद्ध हुआ तो इसका पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर और आपके बजट पर भी सीधा असर पड़ेगा। दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा हब ताइवान है और अगर ताइवान में युद्ध की वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन कम होता है या बंद हो जाता है तो इससे दुनिया में तमाम तरह की गाड़ियां, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज और ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनने बंद हो जाएंगे। उनकी डिलीवरी महीनों आगे तक खिसक जाएगी और इनमें उनके दाम भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक, हाल ही में जब कोविड से हम उबर रहे थे, तब अगर आप भारत में भी जब कोई गाड़ी लेने के लिए जाते थे तो कई कई महीने की वेटिंग थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं इनकी बहुत कमी हो गई थी और इसीलिए आपको हर चीज लाइन में लगकर लेनी पड़ रही थी। अब अपने देश में लौटते हैं और आपको बताते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का सीजन है और कल दिल्ली और हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। और इन राज्यों में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है बेरोजगारी। आपने भी देखा होगा विपक्ष की तमाम रैलियों में विपक्ष के नेता जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं, बयान देते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा जरूर उठाते हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लेकिन क्या आपको पता है इस समय पूरे देश में अगर सबसे कम बेरोजगारी कहीं है तो वो राज्य है दिल्ली और हरियाणा, जहां कल चुनाव होने वाला है। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी यहीं पर है। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने चौथी तिमाही में बेरोजगारी दर के नए आंकड़े जारी किए हैं जो ये बताते हैं कि देश के युवाओं में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में है। दिल्ली में 15 से 29 वर्ष के सिर्फ 3.1% युवा बेरोजगार हैं। गुजरात में 9%, हरियाणा में 9.5%, कर्नाटक में 11.5% और मध्य प्रदेश में 12.1% युवा अभी बेरोजगार है। जिन राज्यों में युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है उनमें पूरे देश में केरल पहले स्थान पर है। तो पहली बात यह आप ध्यान रखिएगा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरल में है। केरल में 15 से 29 साल के सबसे ज्यादा 31.8% युवा बेरोजगार है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 28.2%, तेलंगाना में 26.1%, राजस्थान में 24% और उड़ीसा में 23.3% युवा बेरोजगार बैठे हैं। इन टॉप 5 राज्यों में केरल, तेलंगाना और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां आज तक कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही और इन राज्यों में हमेशा से या तो कांग्रेस की सरकार रही या लेफ्ट पार्टीज की या फिर क्षेत्रीय दलों का शासन रहा है। और अब भी इन राज्यों में इन्हीं विपक्षी दलों की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही विपक्षी दल बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं और यही पार्टियां अक्सर मीडिया पर भी आरोप लगाती हैं कि मीडिया बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी भी खबरें नहीं दिखाता। आज हम ये आंकड़े दिखाकर इन तमाम विपक्षी पार्टियों से ये पूछना चाहेंगे कि अगर इनके लिए बेरोजगारी वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो इन विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने राज्यों के युवाओं को अभी तक रोजगार क्यों नहीं दिया और इन्हें ऐसा करने से अब तक किसने रोका था। पूरे देश में दिल्ली के युवा सबसे कम बेरोजगार है और इसका पूरा श्रेय
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लेती है। पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल लेते हैं कि देखिए मैंने कमाल कर दिया, दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। लेकिन जिन विपक्षी राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उन राज्यों की सरकारें और उनके मुख्यमंत्री कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और वो इसे केंद्र सरकार पर डाल देते हैं कि ये तो केंद्र सरकार की नाकामी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर केरल और तेलंगाना में बेरोजगारी बढ़ने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो फिर इस लॉजिक से दिल्ली में बेरोजगारी घटने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी नहीं है, जरा उन पर भी नजर डालिए। चौथी तिमाही में उत्तर प्रदेश में 15 से 29 साल के 21.4% युवा बेरोजगार रहे, बिहार में 21.5%, उत्तराखंड में 22%, असम में 21.3%, महाराष्ट्र में 15.6% युवा अब भी बेरोजगार बैठे हैं। और इस बेरोजगारी के लिए इन राज्यों की सरकारें ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमारे देश में बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि रोजगार और नौकरी का विषय अकेले केंद्र सरकार का विषय नहीं है। भारत के संविधान में इसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसमें यह केंद्र का भी विषय है और यह राज्य सरकारों का भी विषय है, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे इसके लिए और दोनों मिलकर ही जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, अगर पश्चिम बंगाल में लोगों को रोजगार देना है तो इसके लिए वहां की राज्य सरकार भी अपनी खुद की नीतियां बना सकती है और अपने लोगों को रोजगार दे सकती है, और केंद्र सरकार भी राज्य के लोगों को रोजगार देने के लिए कदम उठा सकती है, नई स्कीम्स ला सकती है। लेकिन अभी यह हो रहा है कि हमारे देश में जब किसी राज्य में बेरोजगारी बढ़ती है तो इसके लिए सीधे तौर पर वहां के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान लेते हैं, जबकि इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार से ज्यादा होती है। उसका भी ब्रेकअप एक बार जरा देख लीजिए। फिलहाल 140 करोड़ के भारत में कुल मिलाकर 58 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई रोजगार या नौकरी इस समय है। तो देखिए, 140 करोड़ में से 58.6 करोड़ लोग नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। इनमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, यह भी याद रखिए, सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केंद्र या फिर राज्य सरकार की नौकरी करते हैं, यानी जिनके पास सरकारी नौकरी है। और इन सरकारी नौकरियों में भी केंद्र की हिस्सेदारी राज्यों से बहुत कम है, वो भी आपको बताते हैं। 1.5 करोड़ जो सरकारी नौकरियां हैं हमारे देश में सब मिलाकर, उनमें से केंद्र सरकार की नौकरियां सिर्फ 21% यानी 31,33,000 है, जबकि राज्य सरकारों की नौकरियां 79% यानी 1 करोड़ 19 लाख है। और इस तरह पूरे देश की सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार से बड़ी भूमिका और बड़ा शेयर राज्य सरकारों का है, जबकि प्राइवेट नौकरियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रोजगार देने में भी बड़ा जो रोल है, बड़ी भूमिका राज्य सरकारों की ही है। राज्य सरकारें अपने राज्य में निवेश लेकर आती हैं, फैक्ट्रियां लगवाती हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अलग अलग नीतियां बनाती हैं, दुकानों, मंडियों और कारखानों के लिए जमीनें देती हैं, और ये सब करके राज्य सरकारें अपने यहां रोजगार पैदा करने की कोशिश करती हैं। जबकि केंद्र सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं से इन राज्यों के लोगों को रोजगार देने का प्रयास करती है। जैसे केंद्र सरकार की मुद्रा लोन योजना का लाभ लेकर देश के किसी भी राज्य के लोग अपनी कोई छोटी सी दुकान या अपना कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार सब राज्यों के लोगों को यह सुविधा दे रही है। इसी प्रकार से जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, यानी जैसे घर बनते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं या और कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उनमें काम करके लोग रोजगार पाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह बात कहते हैं कि हमने अपने देश में इतने हाईवेज बनाए, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए, हमने इतने हवाई अड्डे बनाए, हमने इतने शौचालय बनाए, हमने इतने मकान बनाए, हमने इतनी बिल्डिंग्स बनाई, इतने एयरपोर्ट्स बनाए। यानी कंस्ट्रक्शन का जो इतना बड़ा काम किया है, ये कैसे हुआ? ये किसी न किसी ने बनाया होगा, इसमें किसी न किसी को रोजगार मिला होगा, इसमें ठेकेदार भी लगे होंगे, इसमें मजदूर भी लगे होंगे, इसमें आर्किटेक्चर भी लगे होंगे, इसमें किसी न किसी ने रॉ मटेरियल भी सप्लाई किया होगा। यानी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जब होता है तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इसके बाद लोगों को रोजगार देने में बड़ा रोल राज्य सरकारों का ही होता है, और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी दर अलग अलग है, क्योंकि असल में इसकी ज्यादा जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है
और राज्य सरकारों के मुखिया की है, यानी मुख्यमंत्री की है कि वो किस तरह की नीतियां अपने देश, अपने राज्य के लोगों के लिए बना रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, अगर सभी राज्यों में बेरोजगारी के लिए अकेले मोदी ही जिम्मेदार है, केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, तो फिर ऐसा क्यों है कि देश में केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत ही कम बेरोजगारी है? अगर इस बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, तो पूरे देश में बेरोजगारी की दर एक जैसी होनी चाहिए, स्थिति एक जैसी क्यों नहीं है? और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रोजगार का विषय हर राज्य की सरकार का विषय होता है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करके बहुत सारी विपक्षी पार्टियां अपनी सरकारों की नाकामी को छुपा लेती हैं और आपको कभी यह पता ही नहीं चलता कि किस सरकार के कारण आप बेरोजगार हैं। यानी आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है कोई भी, तो उसके लिए आप राज्य सरकार को जिम्मेदार मानेंगे या केंद्र सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानेंगे या देश के प्रधानमंत्री को? कई बार इसे लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे ये नई रिपोर्ट कहती है कि चौथी तिमाही में देश में बेरोजगारी दर 6.7% रही, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही से 0.1% कम है, जबकि इसी वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से 0.2% ज्यादा है। और इसीलिए बेरोजगारी हमारे देश में एक मुद्दा तो है, लेकिन राजनीति के कारण इस मुद्दे पर लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती और लोगों को, खासतौर पर बेरोजगार लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि केदारनाथ में आज कैसे एक हेलीकॉप्टर क्रैश होते होते बच गया। आज जब रुद्रप्रयाग के सिरसी हेलीपैड से एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ने 6 यात्रियों के साथ केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी, उस दौरान यह हेलीकॉप्टर 100 मीटर की ऊंचाई पर अनियंत्रित होकर हवा में लहराने लगा, जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और यह लैंडिंग इतनी हार्ड थी कि इस दौरान कुछ भी हो सकता था। आप जरा देखिए बड़ी स्क्रीन पर यह हेलीकॉप्टर कैसे लहरा रहा है। सही है, सही है। ओफो, हरे राम। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस घटना में हेलीकॉप्टर की पिछली मोटर में कोई खराबी आ गई थी, जिससे हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और पायलट को अचानक से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस दुर्घटना का एक और बहुत बड़ा कारण है जिस पर शायद आपकी नजर नहीं गई, और उस कारण का नाम है लालच। नियमों के मुताबिक जिस हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 लोग ही यात्रा कर सकते हैं, उस हेलीकॉप्टर में कई बार ज्यादा मुनाफे के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए 6 से 7 यात्रियों को बैठा लिया जाता है। और इस घटना में भी यह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के 6 यात्रियों के साथ उड़ान भर रहा था। इसके अलावा जिस तरह आपके शहर में बस या ऑटो रिक्शा चलते हैं, ठीक उसी तरह से आजकल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। ऑटो रिक्शा की तरह वहां पर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। इस समय कुल 9 कंपनियां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही हैं, जो प्रतिदिन केदारनाथ धाम के 225 चक्कर लगाती हैं। और हर दिन 1000 से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स ऐसे चल रहे हैं जैसे ऑटो रिक्शा चलते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा इसी महीने की 10 तारीख को शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक, यानी पिछले 14 दिनों में लगभग 15,000 लोग हेलीकॉप्टर सेवा से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और ये संख्या कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक जमाने में 1.5 महीने में भी 15,000 लोग केदारनाथ नहीं पहुंच पाते थे। ये उस दौर की बात है जब केदारनाथ की यात्रा तपस्या से पूरी होती थी और कई बार लोग मुश्किल पगडंडियों से, बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिन पदयात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचते थे। और कई बार कई लोग तो रास्ते में अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन अब लोगों ने तपस्या का एक शॉर्टकट निकाल लिया है और वो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन सोचिए, ऐसी यात्रा का क्या फायदा जिसमें तपस्या है ही नहीं। ये जो देखिए, जो यात्रा है, ये तपस्या की यात्रा है, लेकिन अब इसमें से
तपस्या समाप्त हो गई है। अब यह सुविधा की यात्रा बन गई है और बहुत सारे लोगों ने अब केदारनाथ को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है जहां जाना बहुत ही आसान है। जिसके पास भी थोड़े पैसे हैं वो हेलीकॉप्टर लेकर जा सकता है या फिर बेजुबान जानवरों के ऊपर चढ़कर वो केदारनाथ जा सकता है। अब तो लोग पैदल भी नहीं जाना चाहते। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के 4 धाम की यात्रा इसी महीने की 10, 11 और 12 तारीख से शुरू हुई, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में ही लगभग 10 लाख लोग उत्तराखंड में इन 4 धामों की यात्रा कर चुके हैं और इस भीड़ की वजह से इन 4 धामों पर जबरदस्त इस समय ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। पैर रखने की जगह नहीं है और सोनप्रयाग, यमुनोत्री और गंगोत्री में गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि हमने अपने 4 धाम की क्या स्थिति इस समय करके रखी है। आप इन तस्वीरों को देखते रहिए और ये सोचिए कि क्या हमारे ये तीर्थ स्थल इस भीड़ का, इतनी जबरदस्त लाखों लोगों का बोझा उठाने के लिए तैयार हैं। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब भी केदारनाथ जाने के लिए वहां पर हजारों गाड़ियां पहुंची हुई हैं। पिछले 2 हफ्तों में 4,29,000 लोग, सोचिए, फिर से बता रहा हूं, पिछले 2 हफ्तों में 4,29,000 लोग केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। और आपको लगेगा कि ये सारे श्रद्धालु हैं जो तपस्या करके पूरी श्रद्धा के साथ इस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के ही मुताबिक इनमें से बहुत सारे लोग रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या बहुत सारे लोग जो गर्मी से परेशान है आजकल, वो ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए, बर्फ का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये गंभीर श्रद्धालु नहीं है, इनमें गंभीरता की बहुत कमी है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए और मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। अब सोचिए, केदारनाथ मंदिर के परिसर में रील्स बनाने के लिए अब तक 84 लोगों का चालान हो चुका है। 84 लोगों का चालान हुआ है केदारनाथ मंदिर के परिसर में रील्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, तो आपको लाखों की संख्या में रील्स मिलेंगी। लोग वहां जा रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई अपडेट दे रहा है। वहां खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। यानी लोगों ने इसे एक धंधा बना लिया है, लोगों ने इसे एक जरिया बना लिया है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए आ रहे हैं। अब सोचिए, शराब पीने और हुड़दंग करने के लिए भी 59 लोगों पर पुलिस वहां कार्रवाई कर चुकी है और स्थिति यह हो गई है कि केदारनाथ मंदिर से 50 मीटर दूर तक रील्स बनाने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर अब प्रतिबंध लगाना पड़ा है और यह बहुत चिंताजनक स्थिति वहां की हो गई है। केदारनाथ में लाखों लोगों की यह भीड़ और रील्स बनाने का यह जुनून अब सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी परेशान कर रहा है। और तमाम एक्सपर्ट्स अब यह कह रहे हैं कि इस भीड़ को अगर अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में हालात और खराब हो जाएंगे और हमारे ये 4 धाम इस भीड़ का बोझ झेल नहीं पाएंगे। ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत खतरनाक बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे गंभीरता से समझना चाहिए कि हमें पर्यटन और प्रकृति के एक सामंजस्य की तरफ चलना होगा। खास तौर से जिस तरह से इस बार भी हुआ कि हमने उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए जिस रूप में करना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे बड़ा संकट आता है तो वो गाड़ियों से शुरू होता है। इतनी संख्या में गाड़ियां होती हैं, रास्ते भर में जैम लगते हैं। अब अगर नियंत्रण कहीं पर संभव है तो यह है कि चाहे वो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कोटद्वार है या हल्द्वानी है, इन सब जगहों तक गाड़ी को आने की अनुमति होनी चाहिए और उससे आगे उत्तराखंड की बसें हों या कहीं और की बसें हों, उसमें यात्री जाएंगे तो संख्या रेगुलेट की जा सकेगी। तो देखिए, अभी एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हमने संख्या को रेगुलेट नहीं किया, और आप जानते हैं अभी इतने लाखों लोग तो सिर्फ 14 दिन में वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी 10 लाख लोग केदारनाथ धाम जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 10 लाख लोग तो रजिस्ट्रेशन कराकर बैठे हैं, लेकिन वो जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि इतनी सकरी पगडंडियों में
छोटी छोटी सड़कों पर, जहां पर होटल्स नहीं है, खाने पीने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो लाखों लोगों को बैठाकर खिला दें, उनके ठहरने की व्यवस्था कर सकें, इतनी गाड़ियां नहीं है, इतनी टैक्सियां नहीं है, तो फिर यह हाल होगा जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब आप हेलीकॉप्टर्स को टैक्सी की तरह चलाएंगे तो वो तस्वीर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप खुद सोचिए वो लोग किस्मत वाले थे। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हेलीकॉप्टर्स की क्या स्थिति है वहां पर। और ये जो आज हुआ है, ये जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो लैंड करते समय कैसे उसका नियंत्रण बिगड़ा, देखिए आप। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और किसी तरह हेलीपैड से दूर एक दूसरी पहाड़ी पर उसने इस हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया। देखिए हेलीपैड पर लैंड नहीं कर पाया ये, लेकिन दूसरे एक जगह पर हेलीपैड से बाहर एक पहाड़ी इलाके पर यह हेलीकॉप्टर तब लैंड किया। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही केदारनाथ में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था उस समय भी बड़ी चर्चा हुई थी कि ये 18 अक्टूबर 2022 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के पास यह हेलीकॉप्टर तब क्रैश हुआ था और उस समय 7 लोग इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। और तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कहा गया था कि अब हम सुरक्षा पर ध्यान देंगे। तब भी डीजीसीए ने इंक्वायरी बैठाई थी। तब भी यह कहा गया था कि हेलीकॉप्टर्स को वहां एक ऑटो रिक्शा की तरह चलाना ठीक नहीं है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था का, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन अब आप देखिए, आज दुर्घटना तो नहीं हुई ऐसी, लेकिन दुर्घटना होते होते बाल बाल बच गई है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश की व्यवस्था चलाने वाले जो लोग हैं वो आखिर कब सबक लेंगे। और हमारे देश के जो लोग हैं, जो लाखों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहेंगे कि जब आप केदारनाथ या 4 धाम की यात्रा पर जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं। जब तक आपकी आने जाने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह से ना हो जाए, तब तक आप अपने घर से ना निकलें। और यह भी देखिए कि क्या लाखों की संख्या में वहां पहुंचकर आप उस मंदिर के आसपास का जो पर्यावरण है, क्या उसे आप नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की ये जो पावन भूमि है, जिसे हम पावन कहते हैं, जिसे हम भगवान का द्वार मानते हैं, जिसे हम भगवान की भूमि मानते हैं, क्या आप इस भूमि को और इसके पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक खास जगह पर जाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मौसम का आनंद लेना चाहते हैं? इसलिए जो लोग वाकई दिल से श्रद्धालु हैं उन्हें वहां जाना चाहिए। और जो लोग ये सोच सकते हैं कि वो वहां जाएंगे सच्ची श्रद्धा से, और जो लोग अपने मोबाइल फोन को दूर रख सकते हैं, जो लोग ये तय कर सकते हैं कि वो ना फोटो खिंचवाएंगे और ना वीडियो बनाएंगे, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को वहां जाना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि पुणे में 17 साल के जिस लड़के ने 2 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, उस लड़के के अमीर पिता ने अपने ड्राइवर को उसकी गरीबी का फायदा उठाकर खरीदने की कैसे कोशिश की और ड्राइवर को पैसे का लालच देकर कहा कि वो ड्राइवर इस अमीर बाप के बेटे की जगह खुद जेल चला जाए। और इसी दबाव में ड्राइवर ने पुलिस को यह बयान दे दिया कि उस रात वो गाड़ी लड़के की बजाय ये ड्राइवर खुद चला रहा था। यानी उसने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि लड़के का अमीर पिता यह चाहता था कि उसका लड़का जो है वो बच जाए पैसे के दम पर, और वो पैसे से इस इंसाफ को खरीद ले। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कैसे अमीर गरीबों का शोषण करके इंसाफ खरीदने की कोशिश करते हैं। और यह पिता लगभग कामयाब हो गया था। अगर आप और हमारे जैसे लोग बीच में ना आते, अगर हमारे देश का समाज सही समय पर अपनी आवाज ना उठाता, तो यकीन मानिए इस घटना के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इस मामले में आज
कोर्ट ने इस नाबालिग लड़के के अमीर बिल्डर पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और कहा कि इस मामले में इस पिता की जो गलती है वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगी, जबकि इसके पिता के वकील ने अदालत में कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उसे इस घटना के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और वो ये भी नहीं जानता था कि उसका बेटा उसकी पोर्शे कार लेकर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने गया था। यानी पिता को कुछ पता ही नहीं था, ऐसा वकील ने कहा है। देखिए, जब आपके पास पैसा होता है, महंगे महंगे वकील आप रख सकते हैं। ये सारे बड़े बड़े महंगे महंगे वकील अदालत में अपना पक्ष रखने के एक्सपर्ट होते हैं और वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कानूनी दांव पेच लगाकर अपने क्लाइंट को बचा ही लेते हैं। इनके वकील भी यही कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस ने इस मामले में कुछ और ही नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति ने इस मामले की जांच को भटकाने के लिए उसे गुमराह किया था और अपने गरीब ड्राइवर से यह कहा कि अगर उसने इस सड़क दुर्घटना के सारे आरोप खुद पर ले लिए तो वो इस ड्राइवर का जीवन ही बदल देंगे, उसे इतना पैसा देंगे जितना पैसा उसने अपने पूरे जीवन में देखा नहीं होगा। ऐसा पुलिस कह रही है कि इस लड़के के पिता ने ड्राइवर को इतना लालच दिया और कहा कि मेरे बेटे की जगह तुम जेल चले जाओ और उसकी कीमत, उसकी बहुत बड़ी कीमत मैं तुम्हें दूंगा। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था, उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। तो देखिए, पुलिस की नींद देर से ही सही लेकिन टूटी है और शायद दबाव में आने के बाद टूटी है। जब पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये तो पूरा मामला देश भर के लोगों के सामने खुल गया, अब पोल खुल सकती है, तो पुलिस ने भी अपनी नींद तोड़ ली। इस घटना में पुणे पुलिस के 2 अफसरों की भी भूमिका अब जांच के घेरे में आ गई है और इन 2 अफसरों को, इन 2 पुलिसकर्मियों को आज सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि पुणे की सड़क दुर्घटना के बाद एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर, ये दोनों लोग घटना स्थल पर गए थे, लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना नहीं दी, जो कि देनी जरूरी होती है और इस वजह से इन दोनों के खिलाफ जांच की जा रही है और आज इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, जब कोई अपराध होता है, उस अपराध के होने से लेकर और न्याय तक पहुंचने तक जो पहला इंटरफेस होता है इस पूरी चेन में, वो पुलिस का होता है। अगर पुलिस शुरुआती कुछ घंटों में अगर अच्छे से जांच करे तो वो केस जो है अपने न्याय की स्टेज तक पहुंच जाता है और न्याय मिल जाता है। लेकिन अगर पुलिस शुरुआती घंटों में गड़बड़ कर दे, सबूतों को मिटा दे, उस समय किसी एक अपराधी की मदद करने की कोशिश करे, तो फिर उसके बाद वो केस हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। और यहां भी ऐसा लगता है कि पुलिस ने शुरुआत में इस लड़के की मदद करने की कोशिश की है, केस को कमजोर करने की कोशिश की। आपको याद होगा, नोएडा में आरुषि मर्डर केस हुआ था, जिसमें पुलिस जब शुरुआती जांच करने के लिए पहुंची क्राइम के स्थल पर, तो यह कहा गया कि शुरुआती 8-10 घंटे जो थे, वो पुलिस की जो जांच थी वो बेहद अनप्रोफेशनल थी और आज तक आरुषि की हत्या किसने की, किसी को नहीं पता। इसका श्रेय जाता है शुरुआती जांच करने वाली पुलिस की टीम को। आज आपको यह देखना चाहिए कि इस घटना में आरोपी लड़के की मेडिकल रिपोर्ट अब भी आने का नाम नहीं ले रही है। यह घटना 19 मई की सुबह, मतलब रात में 2:30 बजे हुई थी और इसके बाद इस नाबालिग लड़के का मेडिकल टेस्ट पहले सुबह 11 बजे और बाद में फिर से दोपहर को 3 बजे कराया गया। तब से लेकर अब तक 126 घंटे बीत चुके हैं और यह मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।
और ऐसा लगता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो रहस्य है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। वरना सोचिए 19 तारीख को यह घटना हुई है रात को और अब तक इस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट तो हमने इस दुनिया में कभी नहीं देखी, जो आज के जमाने में जहां लैब्स इतना तेजी से काम करती हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ रही जिसमें यह पता चलेगा कि इसने शराब पी थी या नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और सवाल हमारा है, अगर यही दुर्घटना उबर, ओला या कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई गरीब ड्राइवर कर देता या कोई गरीब का बच्चा अगर यह गलती कर देता, तब भी क्या इस केस में वही होता जो आज हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में कैसे गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। सब कुछ अमीरों के बच्चों के लिए है और गरीब के बच्चे से अगर गलती हो जाए उसे तो सजा मिलेगी, लेकिन अमीर के बच्चे से अगर कुछ हो जाए तो फिर उसे मामूली गलती मान लिया जाएगा। यह गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और अमीरों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और यह सबक सिखाया है हमारे देश के लोगों ने। हमारे देश में हर साल औसतन 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तब ये मौतें इन चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन यह मुद्दा इतना गंभीर है, इसे आप आज एक घटना से समझ सकते हैं जिसकी तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। ये तस्वीरें दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से आई हैं, जहां एक महिला अपनी मां के साथ मथुरा से दिल्ली लौट रही थी, लेकिन लगभग सुबह 9:30 बजे उसे अचानक नींद आ गई गाड़ी चलाते हुए, और उसकी कार सामने ईंटों से भरे एक ओवरलोडेड ट्रैक्टर से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के सामने के हिस्से जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गए। कार की स्थिति क्या है आप देखिए, और वो महिला कैसे कार में फंसी हुई है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद भी किसी की जान नहीं गई, और इसकी वजह यह थी कि महिला और उसकी मां दोनों ने सीट बेल्ट्स लगाई हुई थी और कार का एयर बैग भी समय से खुल गया, जिससे दोनों की जान बच गई। दुर्घटना के बाद कार की जो हालत है उसे देखने से लगता है कि उनका बचना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। मां और बेटी दोनों बुरी तरह से घायल थीं और काफी देर तक कार में फंसी रही। एक्सीडेंट के बाद वहां आई पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह इन्हें दरवाजा तोड़कर बड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला और फिर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। ट्रैक्टर ड्राइवर को भी चोट आई, मगर ज्यादा गंभीर चोट महिला और उसकी बेटी को लगी। और जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना हुई वहां स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अक्सर लोग स्पीड लिमिट को मानते ही नहीं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। और दूसरी तरफ ओवरलोडेड ट्रैक्टर या ट्रक भी बहुत धीरे चलते हैं, और इसकी वजह से अगर ड्राइवर सावधान ना हो तो अक्सर पीछे से आ रही गाड़ियां उनसे टकरा जाती हैं। दो चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी कि ट्रैक्टर में ईंटें भरकर ले जाई जा रही थी, और वो भी ट्रैक्टर जो था वो ओवरलोडेड था, लेकिन उस ट्रैक्टर को भी ना तो किसी ने रोका ना उसका चालान किया। और यह हमारा ही देश है जहां पर आपको हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर गाय भैंसे भी मिल जाएंगी, ओवरलोडेड ट्रैक्टर भी मिल जाएंगे, ट्रक भी मिल जाएंगे, साइकिल भी मिल जाएगी, और आपको तेजी से चलती हुई लेटेस्ट गाड़ियां भी मिल जाएंगी। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव भी जरूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है।